नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। और एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं। इस मुश्किल वक्त में आप HW न्यूज का साथ दे रहे हैं। बहुत आसान है दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर जाइए और ये जो ज्वाइन बटन देख रहे हैं ना आप, इसे दबाइए और इसे जैसे ही आप दबाते हैं आपके सामने हमारी सदस्यता को ग्रहण करने के 3 विकल्प आते हैं। इनमें से एक को चुनिए और HW न्यूज के हाथ मजबूत कीजिए। और आज सुनिए सरकार में एक बार फिर हम आपके सामने ला रहे हैं एक ऐसी हकीकत जिसे मुख्यधारा की मीडिया ने दबा दिया है। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनावों में बीजेपी का हारना लगभग तय है? अगर नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखलाई हुई क्यों है, इतनी डरी हुई क्यों है, इस तरह से हिंसा का इस्तेमाल क्यों कर रही है, वो भी बेशर्मी से? मैं आपको एक एक करके तस्वीर बताऊंगा दोस्तों, और यह बतला रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस कदर बौखलाई हुई है कि उसे थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। उसने मर्यादा की तमाम हदों को पार कर दिया। ये 2 तस्वीरें देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन में ये लखीमपुर खीरी की तस्वीर है। अनीता यादव नाम की एक प्रस्तावक। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो तमाम अब तस्वीरें मैं आपको बताने वाला हूं, ब्लॉक प्रमुख के चुनावों को लेकर तस्वीरें हैं। अनीता यादव समाजवादी पार्टी की एक उम्मीदवार की प्रस्तावक हैं। ये जाती हैं और भाजपा का एक नहीं बल्कि 2 कार्यकर्ता इनकी साड़ी उतारने का प्रयास करते हैं और इनका ब्लाउज फाड़ने का प्रयास करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके सामने ये FIR है। FIR में किन 2 लोगों का नाम दर्ज है ये भी ध्यान से देखिएगा। ब्रज किशोर भाजपा कार्यकर्ता, यश वर्मा भाजपा कार्यकर्ता, अन्य भाजपा कार्यकर्ता गण नाम पता अज्ञात। और इस FIR में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अनीता यादव जी का ब्लाउज फाड़ने का प्रयास किया गया और उनकी साड़ी खींची गई, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। क्यों बताइए, किस बात की बौखलाहट है यहां मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी? किस बात का डर है भाजपा को? आप इस तरह से तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार करेंगे? इस तरह से संस्कारी पार्टी है ना भाजपा, क्योंकि महाभारत और रामायण के नाम पर तो आप सियासत करते हैं, उसके अलावा आपको कुछ आता नहीं है। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, अब एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। और ये वीडियो जो है एक पत्रकार ने ट्वीट किया है, गोविंद प्रताप सिंह। उन्होंने क्या आपने लाइव किडनैपिंग देखी है? नहीं तो आइए देखिए। तस्वीर लखीमपुर से है। जी हां, लखीमपुर, जहां एक ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार को पुलिस के सामने किडनैप करने का प्रयास किया गया। यह वीडियो देखिए पूरा, और इससे आपको हकीकत पता चल जाएगी। देखिए भाजपा के राज में क्या हो रहा है। ये देखिए ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी को, ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी को बलिया के ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी शादी किया जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी का, ये देखिए। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का एक ट्वीट है आपके सामने। योगी जी के गुंडों द्वारा वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पांडे जी पर हमला किया गया है। शर्मनाक एवं निंदनीय। क्या कह रहे हैं माता प्रसाद पांडे, आप खुद सुनिए। माता प्रसाद पांडे, पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा। मैं लोकतंत्र में विश्वास करने वाला व्यक्ति। आज पहली बार लगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा लोकतंत्र का पूरा उपहास हो रहा था। दोस्तों ये तस्वीर देखिए, वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसे डाला है। यहां पर बाकायदा, ये मैंने वीडियो देखा, और दोस्तों हम वो वीडियो इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि YouTube और Facebook के अपने गाइडलाइंस हैं हिंसा को लेकर, लिहाजा हम वो वीडियो नहीं दिखा सकते। मगर ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर के अंदर खुलेआम गोलियां चलाई जा रही हैं, खुलेआम। यह हो रहा है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के राज में। अगर यह सब पश्चिम बंगाल में हुआ होता तो ये चैनल्स क्या करते? अगर यह सब पश्चिम बंगाल में हुआ होता तो ये चैनल्स क्या करते? और अब मैं आपको बताता हूं 2 और चीजें। कल 2 पत्रकारों पर हमला हुआ, एक ABP न्यूज के पत्रकार और एक आज तक के पत्रकार। ABP न्यूज के पत्रकार पर किस तरह से हमला हुआ, मैं हमले वाला वीडियो आपको नहीं दिखा सकता, मगर यह तस्वीर देखिए दोस्तों। इस तस्वीर में भीड़ उनकी तरफ बढ़ती है और फिर एक कोने में करके उनकी बेरहमी से पिटाई करती है। अब देखिए, नित्य मिश्र
एबीपी के पत्रकार हैं, मेरे दोस्त भी हैं, कन्नौज के हैं। यहां पर देखिए नित्य मिश्र जो हैं अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं और फिर एक बीजेपी का कार्यकर्ता आता है और सीधे उनके मोबाइल पर हमला बोलता है, उनके मोबाइल को गिरा देता है। और जब नित्य मिश्र वहां खड़ी पुलिस से सवाल करते हैं तो पुलिस जो है बगले झांक रही होती है। देखिए पुलिस की क्या हालत है यहां पर कन्नौज में, देखिए वीडियो। इंस्पेक्टर खटिया खड़े हुए बहुत दिलेर बनती है, पूरा देखिए ये सब पूरी पहन लो भाई मेरे। मैडम क्या हुआ आपके सामने अभी यहाँ पर? अभी क्या हुआ? पत्रकार के साथ हाथापाई हुई है, आप क्या कर रहे थे यहाँ पर खड़े होके? मैडम यही मौजूद थे, पुलिस वाले सब मौजूद हैं। क्या कर रहे थे? कुछ तो जवाब। ये दरोगा जी मौजूद है, देखिए अभी भी लोग खड़े हुए हैं। अब मैं आपको दिखलाना चाहता हूं नित्य मिश्र को खुद को किस तरह से चोटें लगी थी, वो पत्रकारों से बात करते हुए बतला रहे हैं, सुनिए। हमारा इन लोगों ने, मेरी एक आंख तक लाल हो गई है, पूरा लूट तंत्र अंदर मौजूद है वहां पर। पुलिस प्रशासन पूरा सही है, भाजपा कार्यकर्ता अंदर क्या कर रहे हैं, बाहर प्रत्याशी खड़े हुए यहाँ पर, इनको नॉमिनेशन नहीं कराने दिया जा रहा है। नित्य मिश्र मेरे दोस्त हैं, इसलिए मुझे अफसोस भी उनके साथ ऐसा हुआ। मगर मेरा सवाल इस चैनल के संपादकों से है, मेरा सवाल इस चैनल के एंकर्स से है जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के गुण गाते नहीं थकते। मुझे उम्मीद है कि एबीपी न्यूज ने इस खबर को चलाया होगा, क्योंकि एबीपी न्यूज की तो मैं नहीं जानता हूं, मगर कई पत्रकारों ने भारतीय जनता पार्टी के आंशिक सत्य को, पश्चिम बंगाल के आंशिक सत्य को अक्सर पेश किया है। कई बार तो इन्होंने झूठी खबरों का प्रचार प्रसार किया है कुछ चैनल्स ने। और यही नहीं दोस्तों, मैंने एबीपी न्यूज के कई वरिष्ठ पत्रकारों को नित्य मिश्र की पिटाई पर उनकी प्रतिक्रिया को देखा, इतनी सहमी हुई, इतने डरे हुए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर यह पश्चिम बंगाल में हुआ होता तब क्या होता बताइए। और यहां पर तो साफ तौर पर वीडियो दिखाई दे रहा है, वीडियो में दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। एफआईआर में भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं का नाम है जो एक महिला का ब्लाउज फाड़ रहे थे। मैं फिर पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी क्यों बौखलाई हुई है और मीडिया क्यों डरा हुआ है। नित्य मिश्र की मैंने आपको खबर बताई, अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं आज तक के पत्रकार के साथ क्या हुआ। आप ये तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों, यह है देवेश पाल सिंह की तस्वीर। एटा में पत्रकार प्रशांत शुक्ल क्या लिखते हैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एटा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज तक के संवाददाता देवेश पाल सिंह पर हमला किया, पुलिस पर पथराव किया, पत्रकार और पुलिस कर्मी घायल हुए, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी गुड्डो देवी का पर्चा भी छीना। ये लोग पर्चा नहीं भरने दे रहे हैं दोस्तों। ऐसा हुआ है कहीं पर उत्तर प्रदेश के इतिहास में? क्या आपने ऐसा इतिहास देखा है जहां ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में इस तरह की हरकतें की जा रही हों? मैं फिर समझना चाहता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से, भारतीय जनता पार्टी क्यों डरी हुई है? क्या यूपी के अंदर आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है? और क्या आपको लगता है कि यह हिंसा करने से आप लोग जो है तमाम चीजों पर हकीकत को दबा पाएंगे? क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी आपकी स्क्रीन पर? पीएम साहब और सीएम साहब, इसके लिए भी बधाई दीजिए कि यूपी में आपके कार्यकर्ताओं ने कितनी जगह बमबाजी, गोलीबारी, पत्थरबाजी की, कितने लोगों का पर्चा लूटा, कितने पत्रकारों को पीटा, कितनी जगह महिलाओं से बदतमीजी की। आज भारतीय जनता पार्टी से मेरे कुछ सवाल। आप लोगों से कोरोना बिल्कुल नहीं संभला उत्तर प्रदेश के अंदर। उसकी बांगी नदी के तटों पर जो अनगिनत लाशें थी, उल्टा आप लगातार दबाव बनाए रखे उत्तर प्रदेश के डॉक्टर्स पर, वहां पर लोगों पर जो कि हाहाकार कर रहे थे, जिनमें त्राहिमाम मचा हुआ था। कोरोना को लेकर आप हकीकत को छुपाना चाहते थे, आपसे हालात नहीं संभल रहे थे। अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तस्वीर सामने हुई है। आज से ठीक 1 साल पहले इस गैंगस्टर विकास दुबे को जिंदा पकड़ लिया गया था उज्जैन में, मगर रास्ते में रहस्यमय तरीके से इसका एनकाउंटर कर दिया गया। वो जिंदा रहता तो किन सफेदपोश नौकरशाहों के साथ इसके ताल्लुकात थे, वो सामने बात उभर कर आती। क्योंकि इसी विकास दुबे ने अपने इलाके के पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के 8 से 9 जवानों को शहीद कर दिया था। मेरे यूपी पुलिस के 8 से 9 जवानों को शहीद कर दिया था।
और जब विकास दुबे को मौत के घाट उतार दिया गया था, तब इनकी जो पालतू मीडिया है, इनके जो पालतू हैं प्रचार तंत्र के, उन्होंने कहा देखो योगी जी ने कड़ाई का जो है प्रमाण दिया और एक गैंगस्टर को मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट तो आप कभी भी उतार सकते थे मान्यवर, मगर पहले उससे पूछताछ होती, निष्पक्ष पूछताछ होती, पता तो चलता कि विकास दुबे के किस रिश्तेदार में आपका एक बहुत बड़ा नौकरशाह शादी में गया था। फरमाइए, है इस बात का जवाब? कौन सा वो ताकतवर नौकरशाह है जिनकी पत्नी एक लोक गायिका है? क्या इन तमाम मुद्दों से आप मुंह मोड़ सकते हैं? बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। आज मैं एक बड़ा सवाल करना चाहता हूं। कल्पना कीजिए 2022 में बीजेपी हार गई विधानसभा चुनाव, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? आपको क्या लगता है जो नई सरकार आएगी उसके कार्यकर्ता ये सब भूल जाएंगे जो आपने किया? किस तरह से आपने समाजवादी पार्टी के एक समर्थक को उसका ब्लाउज फाड़ दिया, उसके साड़ी फाड़ दी? वो लोग क्या करेंगे मुझे बताइए, क्योंकि वो भी तो इंसान है ना, वो भी उसी मिट्टी उसी खून से बने हैं जिससे आप बने हैं। वो लोग क्या करेंगे? क्या वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे? क्योंकि मैं नहीं भूला हूं योगी आदित्यनाथ जी आज से कई साल पहले, क्योंकि उस वक्त मुझे याद है मैं प्रेस गैलरी में था लोकसभा की, योगी आदित्यनाथ फूट फूट कर रोए थे। ये देखिए, ये तस्वीर है, रो रहे थे। वो ये कह रहे थे कि मुलायम सिंह यादव की सरकार मुझे परेशान कर रही है, क्या लोकसभा मुझे संरक्षण नहीं देगा, मुझे बचाइए, मैं लोगों के मुद्दे उठाना चाहता हूं। आप रोने लग गए थे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। और आपके राज में आप लोग क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। और कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर मैं फिर दोहरा रहा हूं, कल्पना कीजिए ये सरकार चली गई 2022 में, तो जवाबी प्रतिक्रिया में क्या होगी और उसका जवाब दे कौन होगा? उसका जवाब दे कौन होगा? जो बेकसूर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्थकों पर हमले होंगे, संभावित हमले होंगे, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि आज आप लोगों ने आंखें मूंद ली, आज आप इन चीजों से मुंह मोड़ रहे हैं। आप इस चीज को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बेकाबू हो गया है। हकीकत यह है और उसके अलावा कुछ नहीं, यही हकीकत है। इससे मुंह मत मोड़िएगा, इससे मुंह कतई मत मोड़िएगा। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है, पूरी तरह से फेल है। हकीकत यह है दोस्तों कि इनके पास एक ही मॉडल है जीतने का। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव जो है वो विकास पर हुआ, मुद्दों पर हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटें नहीं मिलेंगी। मगर इनके पास एक तुरुप का पत्ता है, वो है सांप्रदायिकरण। इनके पास एक तुरुप का पत्ता है कि हर मुद्दे में हिंदू मुस्लिम की सियासत करो, क्योंकि हर तरफ से घिरे हुए हैं। कोरोना को लेकर इनकी बदइंतजामी आपने देखी, अर्थव्यवस्था जो है बद से बदतर हो रही है, नौकरियों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, ऊपर से किसान इनसे नाराज हैं। क्या कह रहे हैं आपके सामने राकेश टिकैत, कृषि मंत्री फिर से शर्त के साथ कह रहे हैं कि किसान आए, बातचीत करें, कानून खत्म नहीं होंगे, उनमें बदलाव होगा। सरकार को बात करनी है तो बात करे, लेकिन शर्त के साथ किसानों के साथ बात न करे। जो वे कहेंगे किसान उस पर चले, ऐसा नहीं है कि किसान नेता राकेश टिकैत, किसान आपसे नाराज है। आम इंसान की आपने क्या हालात कोरोना के दौरान कर दी थी सब जानते हैं। लॉ एंड ऑर्डर बेकाबू। अगर मुद्दों पर चुनाव हुआ, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, अगर मुद्दों पर चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटें नहीं मिलेंगी। मगर इनके पास एक तुरुप का पत्ता है और उसका प्रमाण अब मैं आपको देना चाहता हूं। इनके कुछ रहस्यमय साथी हैं, मसलन AIMIM असदुद्दीन ओवैसी, उनका एक नेता अलीगढ़ में दलितों की बारात को मस्जिद के सामने से गुजरने नहीं देता। बोलता है कि मस्जिद में नमाज पढ़ी जाएगी, सामने से दलितों की बारात नहीं गुजरेगी। आज तक असदुद्दीन ओवैसी ने उस नेता पर कोई कार्रवाई नहीं की, उसे अब तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया रहस्यमय तरीके से। देखिए, ऊपर से असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं इंशाअल्लाह 100 सीटें लड़ने वाले हैं, इंशाअल्लाह हम इन चुनावों में योगी को हराएंगे। और फिर न्यूज चैनल्स क्या करते हैं, योगी बनान असदुद्दीन ओवैसी। बस काम हो गया आज बीजेपी का, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। कोई यह नहीं देख रहा है कि पिछली बार AIMIM 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और एक भी सीट उन्हें नहीं मिली थी।
और हाल में जो जिला अध्यक्ष के चुनाव हुए थे, क्या बताने का प्रयास करेगी AIMIM कि उनके 2 सदस्यों ने किसको समर्थन दिया था? बताइए, जिसकी वजह से असदुद्दीन ओवैसी को उन पर कार्रवाई करनी पड़ी थी। तो मीडिया अपनी तरफ से इसे ओवैसी वर्सेस योगी करके हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर देगा। और अगर आपको समझना है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, किस तरह के तजुर्बे कर रही है, तो मैं आपको पड़ोसी राज्य हरियाणा लेकर चलना चाहूंगा। हरियाणा भी, जैसे कि आप जानते हैं, कि पंजाब की तरह कृषि प्रधान राज्य है। वहां पर भी किसानों में जबरदस्त नाराजगी है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ अरसे से ये लोग लगातार कुछ महापंचायत कर रहे हैं। इन्होंने पटौदी में महापंचायत की। इनके इस प्रवक्ता सूरजपाल अमू ने खुलेआम भड़काऊ बयान दिए कि हमें मुसलमानों को मारने की अनुमति होनी चाहिए। खुलेआम भड़काऊ नारे दिए गए। आपको याद होगा दोस्तों, जामिया के अंदर एक तथाकथित नाबालिग ने गोली चलाई थी। वही नाबालिग अब नाबालिग नहीं रहा, उसकी उम्र बढ़ गई है। वो खुलेआम भड़काऊ बयान दे रहा है। हरियाणा की पुलिस ने उसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। वो इतने भड़काऊ बयान हैं कि अगर किसी और ने कही होती, किसी सिख ने या किसी मुसलमान ने यह बात कही होती, तो अब तक हम उसे आतंकवादी बता चुके होते, और बताना भी चाहिए। इसकी बात भी किसी आतंकी से कम नहीं है। मगर हरियाणा पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। यह बेशर्मी है, क्योंकि ये जानते हैं कि हरियाणा में अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो बीजेपी की हालत बहुत पतली है। तो यहां पर उन्होंने अब गली गली में इस तरह का जहर बोना शुरू कर दिया है। इस तरह की अराजकता मचानी शुरू कर दी है। सूरजपाल अमू कौन है? प्रवक्ता है ना हरियाणा बीजेपी का। तो फिर ये क्यों इस तरह के बयान दे रहा है? हरियाणा का यही मॉडल मुझे डर है कि उत्तर प्रदेश में दोहराया जा रहा है। अलीगढ़ की वो मिसाल इस बात की बानगी है। मीडिया जिस तरह से ओवैसी बनाम योगी कर रहा है, वो इस बात का प्रमाण है। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है? इसी वजह से वो बौखलाई हुई है, इसी वजह से वो हिंसा कर रही है? बताइए। और तुम्हें क्या लगता है, इस हिंसा का कोई फायदा है? यह हिंसा पलटकर तुम पर ही वार करने वाली है। इस हिंसा का नुकसान तुम्हें ही होगा और किसी को नहीं होने वाला है। क्योंकि जब गोलियां चलती हैं तो वो किसी का धर्म लेकर नहीं निकलती है, वो किस पार्टी से जुड़ा हुआ है उसका पता लेकर नहीं निकलती है। वो गोलियां चलती हैं बस, वो किसी को भी लग सकती हैं। तुम ये जो अराजकता मेरे समाज में पैदा करने का प्रयास कर रहे हो, उस अराजकता से कौन बचेगा भाई? वो अराजकता किसी का धर्म देखकर नहीं आती है। इसलिए हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना भाजपा वालों से, कि कृपया बाज आइए। सत्ता आपके हाथों में है, कानून व्यवस्था आपके हाथों में है। आप चाहें तो हालात ठीक हो सकते हैं, आप चाहें तो हालात बदतर हो सकते हैं, क्योंकि फिर पुलिस आप पर कार्रवाई नहीं करती है। मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, एबीपी के पत्रकार नित्य मिश्र गुहार लगा रहे थे पुलिस के सामने से, और पुलिस बगले झांक रही थी। खैर, मगर हम सुनिए, सरकार में ये मुद्दे लगातार उठाते रहेंगे, क्योंकि ये हर पत्रकार का फर्ज है, ये हर जागरूक नागरिक का फर्ज है। और फिर याद दिला दूं, अगर वो घटनाएं पश्चिम बंगाल में हुई होती तो फिर इनकी क्या रुदाली होती न्यूज चैनल्स की, आप सोच सकते हैं। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।